ब्रांच अकाउंट्स में आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन ब्रांचेस। जब किसी व्यावसायिक संगठन द्वारा अपना व्यापार क्षेत्र का विस्तार विदेशों में भी कर दिया जाता है और विदेशों में भी शाखाएं खोल लेती हैं तो इसे हम फॉरेन ब्रांचेज या विदेशी शाखाएं कहते हैं। इन शाखाओं की जो कार्य पद्धति होती है वो हमारी पूर्ण, जैसे पहले हमने बताया था, स्वतंत्र शाखाओं के समान होती है। चूँकि दूर स्थित है तो इन्हें प्रॉपर हर बात का डायरेक्शन नहीं दिया जाता है, इसमें कुछ प्रॉपर डायरेक्शन देकर उनको फ्री कर दिया जाता है और ये शाखाएं अपने हिसाब से ही अपने लेखे रखती हैं। ये शाखाएं प्रधान कार्यालय से नीति निर्देश तो प्राप्त करती हैं, परंतु अपने डेली के जो भी इनके एक्टिविटीज़ हैं, जो कार्यकलाप हैं, जैसे माल खरीदना, बेचना, खर्चों का भुगतान, ये इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से करती हैं। तो ऐसी शाखाएं अपने लेखे डबल अकाउंटिंग सिस्टम यानी दोहरा लेखा पद्धति के आधार पर रखती हैं और वर्ष के अंत में एक तलपट बनाकर, जैसे हमारे इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का हमने भी देखी थी विधियाँ, उसमें तलपट बनाकर भेज देती हैं हेड ऑफिस को और हेड ऑफिस इसका आपस में मिलान कर लेता है। लेकिन फॉरेन ब्रांचेस में एक समस्या ये आती है कि चूँकि दोनों देशों की करेंसी अलग अलग होती है तो विनिमय दरों में चेंजेस होते रहते हैं। जो एक्सचेंज रेट है वो हमारी फिक्स नहीं होती, चेंज होती रहती हैं। तो इसमें हर आइटम्स की एक्सचेंज रेट अलग अलग होने की वजह से समावेलन करने से पहले हमें ध्यान रखना होगा कि जो सूचनाएं हमें भेजी हैं उन सूचनाओं में जो मदें दे रखी हैं उन मदों को उसके संबंधित एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग ही उसे चेंज करना होगा। अपने खुद की करेंसी के अंदर एक फिक्स रेट को हम नहीं रख सकते क्योंकि हमारे यहाँ पर रेट्स हमारी चेंजेस होती रहती हैं। तो जब भी हम विदेशी शाखाओं के तलपट की राशि प्रधान कार्यालय को जब मिलती है तो उसको देश की मुद्रा में परिवर्तन करते समय भी ध्यान रखना होता है कि हमें कौन कौन सी रेट्स ध्यान रखेंगे और किन किन बातों का हमको ध्यान रखना होगा। यानी प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में विदेशी शाखाओं के तलपट की राशियाँ जब भेजती हैं तो दोनों की एक्सचेंज रेट को बेस मानते हुए हम उसको कन्वर्ट करनी होगी सारी मदों को, क्योंकि इसमें समझ अलग, जैसे हमारी जो चालू संपत्तियां, चालू दायित्व हैं, जो हमारी बैलेंस शीट के आइटम्स हैं वो हमारे क्लोजिंग एक्सचेंज रेट के ऊपर बेस होते हैं। तो हमारे ट्रेडिंग और पीएनएल का आइटम चूँकि साल भर होते रहते हैं तो इनके लिए एक्सचेंज रेट जो होंगी वो हमारी एवरेज ली जाएंगी। तो चूँकि फिक्स रेट को हम काम में नहीं ले सकते तो हमें यहाँ पे भारतीय लेखा मानक को ध्यान रखते हुए सारे मदों को उनके संबंधित एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग चेंजेस करना होगा। यहाँ पे दो तरह की हमारी शाखाएँ हो सकती हैं। एक तो विदेशी एकीकृत ऐसी शाखा जो विनिमय दरों में जिसके ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरी तरह की होती है जिनमें आपके उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चूँकि ज़्यादा जहाँ होते हैं वहाँ हमें ध्यान रखना है कि किस किस मदों को किस रेट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो यहाँ पे तो विदेशी शाखा के तलपट की मदों का हेड ऑफिस के देश की मुद्रा में परिवर्तन करते समय हमको ये ध्यान रखना है। जैसे ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक चूँकि वर्ष के प्रारंभ में होता है तो इसे हम ओपनिंग एक्सचेंज रेट से चेंज करके इसको मुद्रा में कन्वर्ट करेंगे। तो करंट असेट्स, क्लोजिंग स्टॉक जैसे कैश इन बैंक, बीआर, डेटर से क्लोजिंग स्टॉक, ये सब चूँकि वर्ष के अंत में ज्ञात किए जाते हैं अतः इनको अपन क्लोजिंग एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट करके दिखाया जाएगा। ऐसे ही जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी हमारे क्लोजिंग एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट करके दिखाए जाएंगे। यानी जो हमारे बैलेंस शीट के आइटम्स हैं वो हमारे क्लोजिंग एक्सचेंज रेट से होंगे और ओपनिंग स्टॉक जो है वो हमारा ओपनिंग एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट करके दिखाया जाएगा। स्थायी संपत्तियां और डेप्रिसिएशन, इन दो के स्थायी संपत्तियों के लिए हमें ध्यान रखना है कि स्थायी संपत्तियों की यदि क्रय की गई है तो क्रय की तिथि का, यदि क्रय के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट पास किया गया तो कॉन्ट्रैक्ट की तिथि का, और यदि स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए आपने कोई भुगतान की तिथि अलग तय करी है कॉन्ट्रैक्ट से तो भुगतान की तिथि का, नहीं एक्चुअल में जब कैश का ट्रांजेक्शन हुआ है उस तिथि की एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग हम फिक्स एसेट्स को कन्वर्ट करके दिखाएंगे। तो डेप्रिसिएशन को भी हम उसी रेट से एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट करेंगे जिस एक्सचेंज रेट से हमने फिक्स एसेट्स को चेंज किया है। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना है यदि फिक्स एसेट्स का कोई अकाउंट हेड ऑफिस ने भी अपनी पुस्तकों में खोल रखा है, कोई सूचना दिखा रखी है, तो हेड ऑफिस ने जो राशि दिखा रखी है वही हमें लेनी है, फिर हमें एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करके नहीं दिखाना है। लेकिन यदि हेड ऑफिस ने अपने यहाँ पे फिक्स एसेट्स का यानी शाखा की स्थायी संपत्तियों कोई खाता नहीं खोल रखा है और कोई सूचना नहीं दिखा रखी है तो फिर हमें भुगतान की तिथि का या क्रय की तिथि के एक्सचेंज रेट से उसको कन्वर्ट करके दिखाना है। सेम इसी तरह यदि फिक्स लाइबिलिटीज़ हैं, जो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, उनको भी जिस डेट को हमने दायित्व को स्वीकार किया था उस डेट के एक्सचेंज रेट से हमको कन्वर्ट करके ट्रायल बैलेंस में चेंज करके दिखाना है। ट्रेडिंग और पीएनएल के आइटम यानी क्रय विक्रय, सेल्स, परचेज, जो भी खर्चे हैं, जो भी इनकम है, चूँकि साल भर होती रहती हैं ये, तो इनको हम एवरेज एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट करके दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन जैसे मैंने पहले बताया था, जिस रेट से हमने संपत्ति को कन्वर्ट किया है उसी रेट से हम डेप्रिसिएशन को भी कन्वर्ट करके दिखाएंगे।
शाखा को यदि कोई माल भेजा गया है या शाखा ने कोई माल लौटाया है, तो जिस तिथि को माल भेजा गया है या जिस तिथि को माल लौटाया गया है उस तिथि की एक्सचेंज रेट से आपको इसके में कन्वर्ट करके दिखाना है। ट्रायल बैलेंस में ध्यान रखना है कि ट्रायल बैलेंस हेड ऑफिस के अंदर ट्रायल बैलेंस में एक ब्रांच का अकाउंट खुला हुआ होता है, ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में एक हेड ऑफिस का अकाउंट खुला हुआ होता है। तो इसे एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट नहीं करना होता। यह हम मान लेते हैं कि हेड ऑफिस में जो भी ब्रांच का बैलेंस है वही बैलेंस ब्रांच में होना चाहिए, उसी राशि को हम इसमें दिखा देते हैं। इसमें इसको कन्वर्ट करके नहीं दिखाना होता है। चूँकि हमने अलग अलग मदों को अलग अलग एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट किया है, तो ऑब्वियस है कि जब हम तलपट का मिलान करेंगे तो कुछ राशि का हमारा अंतर आ सकता है, क्योंकि एक्सचेंज रेट हमने अलग अलग काम में ली है। ये जो अंतर है ये हमारा डिफरेंस इन एक्सचेंज अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। इसको हम नाम दे देंगे विनिमय अंतर खाता, यानी डिफरेंस इन एक्सचेंज अकाउंट। ये जो राशि होगी इस राशि का हमें ध्यान रखना है कि ये इसका डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस जैसा भी ये जो राशि है इसको हम डिफरेंस एक्सचेंज अकाउंट की जगह डिफरेंस इसको एक्सचेंज सस्पेंस अकाउंट के नाम से भी दे सकते हैं। इसका बैलेंस जिस भी तरफ होगा, यदि इसमें हमारा डेबिट बैलेंस है तो उसको हम संपत्तियों में दिखाएंगे, क्रेडिट बैलेंस है उसको हम दायित्वों में शामिल करके दिखाएंगे। दिखाते थे, अब नहीं दिखाना है, क्योंकि अब हमारा रूल्स चेंज हो गए हैं। अब हमारे नियम ये हैं कि भारतीय लेखा मानक जो 11 है वो कहता है कि एक्सचेंज रेट की वजह से कोई भी डिफरेंस यदि आता है तो वो चाहे नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल, वो हमको इसी वर्ष स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफ़र करके हम उसको राइट ऑफ कर देना है। इसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। पहले ये नियम था कि नॉर्मल लॉस को तो हम P&L से एक्सचेंज राइट ऑफ करते थे, एबनॉर्मल को हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारा नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल, हमें P&L में ट्रांसफ़र करके उसको इसी वर्ष इस खाते को हमको बंद कर देना है। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि हमें किस तरह से करके दिखाना। तो जैसे यहाँ पे सूचना दे रखी है, हमें स्टॉक है, परचेज़ है, डेटर्स है, BR, सैलरीज, रेंट्स, फर्नीचर, कैश और हेड ऑफिस अकाउंट। नीचे सूचनाएं हैं। 31 दिसंबर 2019 को स्कंद का मूल्य 3,25,000 रुपये था, यानी हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। लंदन की पुस्तकों में शाखा खाते का डेबिट बैलेंस दे रखा है, इसमें हमको 5,360 पाउंड और फर्नीचर का भी हमको अकाउंट राशि दे रखी है। जो दोनों अकाउंट पहले से मेंटेन है तो इसको हमें कन्वर्ट नहीं करना, ये जो दे रखा है वही हमको पुस्तकों में शामिल करके दिखाना है। हमको एक्सचेंज रेट दे रखी है, इसमें ओपनिंग दे रखी है, क्लोजिंग दे रखी है और औसत दे रखी है। तो ट्रायल बैलेंस जब हम कन्वर्ट बनाएंगे, इसमें जब हम कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो हमारा सबसे पहले आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑन जनवरी 1, 2019। पहले मैं सारी मदें लिख लेती हूँ एक बार। स्टॉक है हमारा डेबिट में 1,26,000 रुपये। उसके बाद परचेज एंड सेल्स दे रखी है, परचेज एंड सेल्स दे रखी है हमें 7,50,000 एंड 11,25,000। तीसरी सूचना है हमारा डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हमको दे रखे हैं 3,90,000 और 2,60,000। BR एंड BP बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल हमें दे रखे हैं 1,04,000 एंड 91,000। सैलरीज एंड वेजेस दे रखा है, सैलरीज एंड वेजेस दे रखा है हमें 48,000। रेंट रेट एंड टैक्सेस दे रखे हैं, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस हमें दे रखे हैं 51,000। फर्नीचर दे रखा है हमें 49,100। ये जो संपत्ति हैं तो सब खर्चे सब डेबिट में आ जाएंगे। फिर हमको दे रखा है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक दे रखा है 2,89,900। 2,89,900। और लास्ट में हमारा लंदन हेड ऑफिस अकाउंट दे रखा है। लंदन हेड ऑफिस अकाउंट हमें दे रखा है 3,32,000 रुपये, जो हमारा क्रेडिट में है। अब एक्सचेंज रेट हमें ध्यान रखनी है। ओपनिंग एक्सचेंज रेट है हमारी 70 रुपये की, क्लोजिंग है 65 और एवरेज है हमारी 60। तो चूँकि ओपनिंग स्टॉक वर्ष के प्रारंभ का है तो इसको रिवाइज़ करेंगे हम एक्सचेंज रेट ओपनिंग एक्सचेंज रेट से। ये अपने रिवाइज़ हो जाएगा 70 रुपीज़ से। परचेज और सेल्स में चूँकि वर्ष पर होती रहती हैं तो इसको हम चेंज करेंगे एवरेज रेट यानी 60 से।
डेटर्स क्रेडिटर्स, चूँकि संपत्तियां दायित्व हमारे वर्ष के अंत में ज्ञात किए जाते हैं तो इनको हम लेंगे क्लोजिंग एक्सचेंज रेट 65 से। BRBP भी हमारे संपत्तियां दायित्व हैं, ये भी हमारी एवरेज क्लोजिंग रेट आ जाएगी 65। सैलरीज वेजेस साल भर में होने वाले खर्चे हैं तो ये हमारी एवरेज रेट आ जाएगी 60। रेंट एंड टैक्सेस भी आ जाएगी हमारी 60। फर्नीचर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पहले ही दे रखी है तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। कैश भी हमारी संपत्ति है, ये हमारी क्लोजिंग रेट आ जाएगी 65। और लंदन का बैलेंस का भी हेड ब्रांच अकाउंट का बैलेंस दे रखा है हमें, ये भी हमें गिवन है। तो चूँकि रुपीज़ हैं, इसको चेंज करना है हमें पौंड में, तो हम डिवाइड कर देंगे। तो 1,26,000 डिवाइडेड बाई 70, जिसको हम डिवाइड करेंगे पौंड में, तो ये हमारी आ जाएगी, ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 1800, परचेज 12,500, सेल्स 18,750। सो डिवाइड करेंगे हम 60 से, इनको डिवाइड करेंगे हम 65 से, तो ये हमारा आ जाएगा 6,000 एंड 4,000। BRBP को डिवाइड करेंगे हम 65 से, तो ये हमारा आ जाएगा 1,600 एंड 1,400। इसको हम डिवाइड करेंगे 60 से, ये हमारा आ जाएगा 800, ये हमारा आ जाएगा 850। फर्नीचर पहले से गिवन था हमें, यहाँ पे फर्नीचर था हमारा 700, तो फर्नीचर पहले से गिवन है जो दे रखा है हमको 700। कैश एट बैंक को डिवाइड करेंगे 65 से, 4,460। और ब्रांच अकाउंट भी हमें पहले से ही दे रखा है इसमें 5,360। दोनों को टैली कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। यदि कोई डिफरेंस आता है तो उसको हमको ट्रांसफ़र करना है डिफरेंस इन एक्सचेंज अकाउंट में। डिफरेंस इन एक्सचेंज अकाउंट, एक्सचेंज अकाउंट। तो डिफरेंस हमारा यहाँ पर आ रहा है डेबिट साइड 800 रुपीज़ का, 29,510 पौंड हमारा ये आ जाएगा। ये हमारा आ रहा था 18,08,000। तो ये तरीका है हमारा फॉरेन ब्रांचेस में समय के बाद एक्सचेंज रेट से उसको कन्वर्ट करने का। इन सभी सूचनाओं से हम ब्रांच का ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बना लेंगे। जिस ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो इसमें हमारा आ जाएगा, सारी सूचनाएं हमारी वही आएंगी जो हमने एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट किए हैं। तो आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट आ जाएगा हमारा यहाँ पर 1800 जो कन्वर्ट होने के बाद आ रहा है हमारा। उसके बाद टू परचेजेस, परचेज अकाउंट, फिर बाय सेल्स अकाउंट। ये सब सूचनाएं वो आएंगी जो हमने कन्वर्ट किए हैं। बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, यहाँ पे वेजेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दे रखे हैं। डिफरेंस हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आ जाएगा। क्योंकि क्रेडिट का ज़्यादा है तो हमारा आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम ट्रांसफ़र करेंगे P&L अकाउंट में। ये आ रहा है हमारा 9,450 रुपीज़। P&L अकाउंट में सबसे पहले आ जाएगा हमारा बाय ग्रॉस प्रॉफिट जो मैंने ट्रांसफ़र किया है ट्रेडिंग अकाउंट से 9,450 पौंड। इसके बाद आ जाएगी हमारे सारे खर्चे आ जाएंगे, टू सैलरीज, टू रेंट एंड टैक्सेस, और ट्रांसफ़र कर देंगे। क्योंकि हमें एक्सचेंज जो भी डिफरेंस हमारा होगा उसको इसी साल हमें ट्रांसफ़र करना है P&L में। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस पे क्रेडिट में आ जाएगा। क्योंकि हमारा डेबिट बैलेंस था तो डेबिट में आ जाएगा हमारा डिफरेंस इन एक्सचेंज अकाउंट, एक्सचेंजेस अकाउंट। तो सैलरीज था हमारा 800 पौंड, 850 एंड 800। डिफरेंस निकल जाएगा हमारा टू नेट प्रॉफिट, जिसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे बैलेंस शीट में 7,000। इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट सबसे पहले आ जाएगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स, दायित्वों के अंदर हमारा आ जाएगा बिल्स पेएबल। एक हमारा चूँकि क्रेडिट बैलेंस था हेड ऑफिस का तो वो हमारा आ जाएगा लंदन हेड ऑफिस अकाउंट, जिसमें प्रॉफिट है तो हम जोड़ के दिखाएंगे और लॉस है तो हम घटा के दिखाएंगे। तो बैलेंस हमारा 5,360 का जो कि प्रॉफिट है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट।
जो निकला था हमारा 7000, तो हमारा बैलेंस आ जाएगा हेड ऑफिस का 12,360। क्रेडिटर्स थे हमारे 4,000 की और बीपी था हमारा 1400। असेट साइड में सबसे पहले आ जाएगा हमारा कैश एट बैंक, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, बीआर, ये सब हमारी करंट एसेट्स हैं, और फर्नीचर ये हमारी फिक्स एसेट्स है। 4,460, 5,000, 6,000, 1,600 and 700। $17,760। इस तरह से बनेगी हमारी कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस की सूचनाओं से ट्रेडिंग एंड P&L और बैलेंस शीट अकाउंट। एक बार मैं फिर टेबल को रिवाइज कर देती हूँ आपको, जो ध्यान रखनी है आपको। इसमें ओपनिंग स्टॉक हमारा ओपनिंग एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट होगा। करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़ दोनों ही हमारी क्लोजिंग एक्सचेंज से कन्वर्ट होंगी। फिक्स एसेट्स के लिए जिस डेट को हमने ट्रांजैक्शन किया है, पेमेंट किया है या कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, तो जिस डेट को जो फाइनल डेट है हमारी, उस डेट को जो एक्सचेंज रेट थी उससे हमें कन्वर्ट करना है, और डेप्रिसिएशन को हमें उसी रेट से कन्वर्ट करके दिखाना है। लेकिन यदि फिक्स एसेट्स अकाउंट हेड ऑफिस ने अपनी पुस्तकों में खोल रखा है, तो हेड ऑफिस ने फिर जो राशि दिखा रखी है वही हमें दिखानी है, फिर हमें कन्वर्ट नहीं करना है। फिक्स लायबिलिटी जिस डेट को ली गई है उसी डेट के एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट हो जाएगी। ट्रेडिंग P&L के आइटम यानी परचेज, सेल्स, खर्चे, इनकम, ये सब आइटम चूँकि साल भर होते रहते हैं, अतः इनको हम इसको हम एवरेज एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट करके दिखाएंगे। हेड ऑफिस को कोई माल लौटाया गया है या हेड ऑफिस ने कोई माल भेजा है, तो जिस डेट कोई ट्रांजैक्शन हुआ है उस डेट की एक्सचेंज रेट से हमको कन्वर्ट करके दिखाना है। ब्रांच के अकाउंट में हेड ऑफिस का बैलेंस वही दिखाएंगे जो हेड ऑफिस ने ब्रांच का बैलेंस अपनी पुस्तकों में मेंटेन करके दिखाया हुआ है, इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती। चूँकि हमने अलग अलग एक्सचेंज रेट काम में ली है, तो जो भी है हमारा ट्रायल बैलेंस से डिफरेंस आएगा ही आएगा। इस डिफरेंस को हम नाम दे देते हैं डिफरेंस इन एक्सचेंज अकाउंट, जो डेबिट या क्रेडिट का हो सकता है। इसको उसी वर्ष के P&L से हमको ट्रांसफ़र करके क्लोज कर देना है। डेबिट साइड बैलेंस है तो P&L के डेबिट में आ जाएगा, क्रेडिट साइड तो P&L के क्रेडिट साइड में हम दिखाएंगे। तो इस तरह से ध्यान रखते हुए हमको फॉरेन ब्रांचेस के ट्रायल बैलेंस का एडजस्टमेंट करना है। आज के लिए इतना ही।